हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक पैथोफिजियोलॉजी देखी थी हार्ट फेलियर की, ठीक है। तो उसमें एक दो चीज़ रह गई थी, तो उसको यहाँ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसमें एक चीज़ मैंने बताया था क्रॉनिक वाले में कि क्या हो रहा था, उसमें दो तीन चीज़ें हो रही थी कि मतलब उसको एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ मैं। जैसे क्या हो रहा था कि कार्डियक आउटपुट घट रहा था। कार्डियक आउटपुट जब घट रहा था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हार्ट और ज़्यादा पंप कर रहा था, है ना, पंपिंग बढ़ रही थी। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्री लोड और आफ्टर लोड ये भी बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो अब हार्ट को और मेहनत करनी पड़ रही थी पंप करने के लिए, ठीक। तब जब हार्ट और मेहनत कर रहा था पंप करने के लिए तो उसकी वजह से क्या सिंपैथेटिक सिस्टम और एक्टिवेट हो रहा था, और वो क्या कर रहा था और ज़्यादा वैसा और वीनो आर्टीरियो और वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या है कि प्री लोड आफ्टर लोड और ज़्यादा बढ़ रहा था। मतलब जैसे ये कार्डियक आउटपुट घटा तो इसने क्या किया, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से क्या किया, आर्टरीज और वेन में क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। मतलब जैसे ये नॉर्मल आर्टरी और वेन है, मान लो ये आर्टरी है और ये वेन है। तो जैसे ही सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हुआ तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन क्या करता है, दोनों का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जैसे ही इसका कॉन्स्ट्रिक्शन किया तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्री लोड और आफ्टर लोड बढ़ गया। तो जैसे ये हार्ट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या, हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करी इसमें ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। तो जैसे ही हार्ट को मेहनत लगी, मतलब हार्ट को क्या लगी, मेहनत, ठीक। तो जैसे ही हार्ट को मेहनत लगी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सिंपैथेटिक सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ, ठीक ना। और सिंपैथेटिक सिस्टम क्यों एक्टिवेट हुआ, उसने कहा कि चलो हार्ट मेहनत कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हार्ट बीट बढ़ा देता हूँ ताकि ये और ज़्यादा ब्लड पंप कर पाए। लेकिन इस सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ कि जो इतना कॉन्स्ट्रिक्टेड था आर्टरी वो और कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, वेन जो इतना कॉन्स्ट्रिक्ट था वो और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। अब हार्ट को और मेहनत करनी पड़ी पंप करने में। तो तुम ये लूप देख रहे हो कि वेन्स और आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होती जा रही है, उसी के साथ हार्ट की मेहनत बढ़ती जा रही है। तो जब ये मेहनत बढ़ती जाती है तो हार्ट अब मेहनत कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो जब ये ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है तो उसको डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी चाहिए, लेकिन सप्लाई तो दो चार वेसल्स है कोरोनरी, उसी से मिलती है। तो सप्लाई है O2 की लिमिटेड, ठीक ना। तो ये O2 की लिमिटेड सप्लाई कुछ सेल्स को हो जाएगी, और जिन सेल को नहीं हो पाएगी उन सेल में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हाइपॉक्सिया की। हाइपॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। और इसकी वजह से क्या होगा, उन सेल्स में क्या होने लगेगा, तुम्हारा नेक्रोसिस। और जब एक बार नेक्रोसिस हो गया तो यानी उन सेल में कॉन्ट्रैक्शन करने की पावर खत्म, और जब कॉन्स्ट्रिक्शन करने की पावर खत्म यानी उस टाइम क्या हो जाएगा, कार्डियक फेलियर। हाँ, अब देखो यहाँ पे तुम क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होता जा रहा है हार्ट भी मेहनत करता जा रहा है। तो इस टाइप के हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर को कहते हैं हम कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, कॉम्पनसेटेड कार्डियक फेलियर, ठीक। और यहाँ पे जब ये नेक्रोसिस हो गया जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर हुआ, यहाँ पे क्या है कि कुछ भी कर लो ये चीज नहीं हो पाएगी वापस, है ना। तो इसको कहते हैं डीकम्पनसेटेड कार्डियक फेलियर, ठीक है। तो कंपनसेटेड में सब कुछ होगा, हार्ट मेहनत करेगा तो उसके अंदर कार्डियक रिमॉडलिंग होगी, ठीक है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, और क्या होगा, इसी में रेनिन निकलेगा, एंजियोटेंसिन निकलेगा, ठीक है। जितना मैंने सब समझाया था वो किस में होगा, इसमें। लेकिन जैसे एक बार हाइपॉक्सिया नेक्रोसिस होगी तो उस टाइम फिर रिपेयर नहीं हो सकता, उस टाइम हो जाएगा डीकम्पनसेटेड फेज, क्रॉनिक में। क्रॉनिक की बात चल रही है, ठीक। तो ये थोड़ा सा बताना था, लास्ट वीडियो में तुम्हें अच्छे से ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी, होपफुली इसमें तुम्हें थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक चीज़ मुझे बतानी थी कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है एक कार्डियक सेल में, और उसमें क्या दिक्कत आती है जिसकी वजह से एक्यूट कार्डियक CHF होता है ना। देखो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसको समझो, और क्या मशीनरी होती है उसे समझो। देखो नॉर्मली मान लो ये तुम्हारा है कार्डियक सेल बड़ा सा, ठीक है।
अच्छा, तुमने 11th में पढ़ा होगा कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब मायोसिन और एक्टिन की ब्रिजिंग होती है। और उस ब्रिजिंग के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम आयन। तो अभी क्या करना है अपने को, एक तो साइटोप्लाज्म में क्या लाना है, कैल्शियम। यहाँ पे पहले से क्या है अपने पास ये, ठीक है, और ये यहाँ पे मायोसिन मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे रफ सा डायग्राम है। तो ये क्या है तुम्हारा मायोसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आएगा, जैसे क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा, उसकी वजह से इम्पल्स कैरी होगा। इम्पल्स कहाँ से आता है, एसए नोड, एवी नोड पढ़ा होगा तुमने। उसके बाद जो है परकंजे फाइबर, वो होते हैं बंडल ऑफ हिस परकंजे फाइबर। तो उससे क्या है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आया। तो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, यहाँ पे एक टाइप का चैनल होता है, कैल्शियम चैनल, जिसको ओपन करता है। ये इस चैनल को ओपन कर, इसका नाम होता है एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है। मतलब वोल्टेज गेटेड, जैसे वोल्टेज आएगा मतलब एक्शन पोटेंशियल आएगा। ये एक्शन पोटेंशियल मतलब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चार्ज जब बदलेगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और अब मुझे बताओ कैल्शियम बाहर ज़्यादा है कि अंदर, बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से कैल्शियम कहाँ जाएगा, अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कैल्शियम इसके अंदर आया तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारे, यहाँ पे होती है तुम्हारी ये एक ऑर्गेनल होता है जिसमें कैल्शियम स्टोर होता है। इसका क्या नाम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ये कैल्शियम आया तो ये कैल्शियम जो होता है, इसको ये कैल्शियम जितना आएगा उतना ज़्यादा चांस है कि ये क्या करे, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को निकाल पाए। देखो इस पे कौन सा चैनल होता है, इस पे होता है तुम्हारा एक चैनल जिसको कहते हैं, इस तरह बना देते हैं, ठीक है। इस ये वाला जो चैनल है इसका नाम होता है तुम्हारा राइनोडिन, RYR कहते हैं, राइनोडिन कैल्शियम चैनल, ठीक है। ये क्या, जैसे ये कैल्शियम चैनल ओपन होगा, ठीक है, तो ये चैनल ओपन होगा तो इसमें से क्या है, हमें पता है स्टोर कहाँ होता है कैल्शियम का पूरा, इसमें। तो यहाँ से कैल्शियम बाहर आएगा और ये कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आएगा, और ये कैल्शियम जाके कहाँ बाइंड करेगा, एक्टिन मायोसिन, और उसकी क्या कराएगा, ब्रिजिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टनिंग होगी इसकी, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक ना। इतना तो तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो पता होगा। तो ये चीज़ समझ में आई ये। अच्छा, तो ये जो रिलीज़ है कैल्शियम का रिलीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा उस पर कि अंदर एक तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होना चाहिए और साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कम होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो जैसे ही खुलेगा दरवाज़ा, सारा कैल्शियम रश करके कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, है ना। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये, यहाँ पे कैल्शियम आना, ये हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। वही बांध वाला सिस्टम, हाई से लो की तरफ, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए कैल्शियम, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस हाई कैल्शियम को अंदर मेंटेन करने के लिए एक चैनल होता है, इस चैनल का नाम होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, इसका नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में SERCA, फुल फॉर्म होता है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase, मतलब रटना नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इस पे है प्रेजेंट कैल्शियम, यानी कैल्शियम से रिलेटेड कुछ शाम है। ATPase मतलब कि क्या करेगा, ATP को खर्च करेगा, ATP से एनर्जी लेगा, ADP में कन्वर्ट करेगा, और एक कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है इसको क्या करेगा, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इवन जो सर्का है, SERCA है, ये क्या करता है, जब डायस्टॉल की कंडीशन होती है
उस टाइम क्या करता है, जितना भी ये यहाँ देख रहे हो जितना भी साइटोप्लाज्म में कैल्शियम है वो सारा क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइम भर लेता है, क्योंकि डायस्टोल कौन सी कंडीशन होती है, रिलैक्सिंग कंडीशन। तो इसके अंदर जितना भी यहाँ कैल्शियम है वो सारा क्या करेगा, इसके अंदर इकट्ठा कर लेता है, ठीक ना। और जब सिस्टोल की बारी आती है तो सिस्टोल में क्या होता है वो समझो। सिस्टोल में यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है, वो एक्शन पोटेंशियल इस एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को खोलेगा, जिससे क्या है कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आएगा, और वो कैल्शियम क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो RYR चैनल देख रहे हो इनको ओपन करा देगा। और ये जैसे ही ओपन होगा यहाँ से सारा कैल्शियम जो इस सर्कल ने इकट्ठा किया हुआ था सारा रश करके कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जैसे ही कैल्शियम आएगा वो किस पे बाइंड करेगा, एक्टिन मायोसिन पे। और जैसे ही एक्टिन मायोसिन पे कैल्शियम बाइंड कराएगा वो क्या कराएगा, पूरे सेल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। तो ये होती है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारा ये हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या होता है कि इसमें तुम्हारे डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। डिफेक्ट कैसे, जैसे तुम्हारा ये देख रहे हो ये सरका, इसमें देखा गया ना, इसके अंदर कुछ फॉस्फोराइलेशंस होने लगते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज आने लगते हैं। तो वो चेंज की वजह से क्या है, ये कैल्शियम को अंदर ले जा नहीं पाता। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किस कंडीशन में, हार्ट फेलियर की कंडीशन में। जो हार्ट फेलियर में क्या है, जो CRCA है ये ढंग से कैल्शियम को अंदर पंप नहीं कर पाता। जब ये पंप नहीं कर पाएगा अंदर, तो अंदर कैल्शियम इकट्ठा होगा नहीं होगा। जब कैल्शियम अंदर इकट्ठा नहीं होगा तो मान लो ये चैनल खुल भी गए तो ज़्यादा कैल्शियम आ नहीं पाएगा, और जब ज़्यादा कैल्शियम आ नहीं पाएगा तो क्या अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका, हो नहीं होगा। या यही तो कंडीशन है हार्ट फेलियर की, कि हार्ट जो है ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो तुम्हारा ये है RYR कैल्शियम चैनल, इससे एंजाइम जुड़ा होता है। अगर वो एंजाइम इसको फॉस्फोराइलेट कर दे या डीफॉस्फोराइलेट कर दे तो उसकी वजह से क्या है, ये जो चैनल है ये बंद हो जाते हैं। और एक बार ये चैनल बंद हो गया तो कैल्शियम आ पाएगा, कैल्शियम नहीं आ पाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो हार्ट फेलियर की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, ठीक। तो ये होता है एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ और है कि यहाँ पे एक दो और चैनल होते हैं वो वैसे इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है, जैसे यहाँ पे एक होता है, ये तुमने 50 बार पढ़ा होगा, इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम ATPase, है ना, पढ़ा होगा। 2 सोडियम 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर। फिर एक यहाँ पे होता है, इसका नाम होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक। और सोडियम इस पे ना, ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase है इसी पे एक ड्रग काम करते हैं जिनको कहते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक। जिसका एग्जांपल है जैसे डिजिटैलिस सुना है, वो इस पे काम करेगा। डिजॉक्सिन सुना है, वो सब इस पे काम करते हैं, ठीक। तो ये हो गया बेसिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मैकेनिज़्म। और इससे पहले वो मैंने बता दिया एक्यूट में क्या होगा और क्रॉनिक में क्या होगा। एक्यूट में क्या होता है, इसी में प्रॉब्लम आ जाती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी मैकेनिज़्म में, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है और डेथ हो जाती है। तो और क्रॉनिक बता दिया, क्रॉनिक में रास सिस्टम पूरा बता दिया, और क्या बता दिया उसमें मैंने, सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा पैथोफिजियोलॉजी ख़त्म होता है, और इसके बाद एक वीडियो में हम इसके सारे ड्रग्स कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सब पता चलेगा कि कुछ मेहनत काम आ रही है, आ भी रही है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।